हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है मनी और सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। इस वाली वीडियो में हम मनी जो चैप्टर है उसके बारे में सब कुछ करेंगे। इसलिए यहाँ देखिए मनी और बैंकिंग है तो मैंने इसमें इसकी क्लास फर्स्ट लिखी है। क्लास फर्स्ट क्योंकि इस वाली यूनिट की क्लास फर्स्ट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ क्लास फर्स्ट डाला है। अब यहाँ हमारे पास ये वाला चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें हमें जो क्लियर करना है, सबसे पहले है मनी है क्या। हम सब फैमिलियर हैं मनी के साथ, तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है मनी क्या है। मनी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, उसी को हम यहाँ क्लियर करेंगे। मनी में हमने जो लिखा हुआ है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी जो मनी करे। जैसे हमारे यहाँ रुपया है उसको हम मनी बोलते हैं, क्योंकि रुपए से हम लेन देन कर सकते हैं। किसी का लोन की पेमेंट करनी है वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रुपया हम लेकर अमेरिका चले जाएं तो वहां रुपया कोई काम नहीं करेगा। ना वहां हम रुपए से लेन देन कर सकते हैं, ना ही रुपए से हम कोई और पेमेंट कर सकते हैं। वहां हमें डॉलर चाहिए। तो इंडिया में रुपया मनी है, अमेरिका में डॉलर मनी है। तो मनी का मतलब मनी इज व्हाट मनी डज, जो मनी करे। अब मनी क्या करती है? जो डेफिनेशन लिखा है, दैट इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज मींस ऑफ एक्सचेंज। कोई भी ऐसी चीज जिससे हम मींस ऑफ एक्सचेंज का मतलब परचेज करना और सेल करना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मींस ऑफ एक्सचेंज एक ही बात है। सेल और परचेज करना मतलब कोई भी चीज हम सेल करना चाहें तो हमें मनी में पेमेंट मिल जाए। कोई भी चीज अगर हम परचेज करना चाहें तो मनी से हम पेमेंट कर दें। एंड एक्ट एज द मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब किसी चीज की भी अगर वैल्यू आपको मेजर करनी है, ये सामान कितने का है। अगर हम इंडिया में हैं तो ये सामान कितने का है तो हमें कोई बताएगा तो रुपये में बताएगा, मतलब मनी। अगर हम अमेरिका में हैं, वहां किसी चीज की वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वहां हमें डॉलर में पता चले। तो मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पे सेविंग करना। अब मनी जो है सेविंग करने के काम आती है। मनी कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम सेविंग कर सकते हैं। आप इसको एग्जांपल को समझ सकते हो डिमोनेटाइजेशन में। जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उस टाइम हमने वो सेव किए हुए थे, वो मनी थी। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने उनको बंद किया, अब वो जो 500 और 1000 रुपए के नोट अगर किसी के पास पड़े हैं तो वो मनी नहीं है, क्योंकि अब उनसे आप सेविंग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ जब हम मनी की डेफिनेशन देख रहे हैं तो मनी की डेफिनेशन क्या हुई? मनी इज व्हाट मनी डज। कि यहाँ पैसे का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो कुछ काम करती है उसको हम मनी के रूप में एक्सेप्टेबल मानते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वो काम क्या है? कोई भी एक ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट की जाती है, लेने देने में, कोई चीज सेल परचेज करने में, जिसके द्वारा हम सेल परचेज करते हैं वो मनी। जिसके द्वारा हम कोई भी है वैल्यू किसी चीज की, कोई भी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं या हम सेविंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे पास कहलाती हैं। वो जो चीज है उसको हम मनी मानते हैं। अब मनी जो है, मनी का अस्तित्व बहुत पुराना नहीं है। मनी से पहले भी लोग देखो एक्सचेंज करते थे, सेविंग करते थे, वैल्यू मेजर करते थे। लेकिन मनी से पहले जो हमारे पास था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? जिसमें आप कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं लेके चलते थे। वहां क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था। गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता था, वो हमारा बार्टर सिस्टम था। मैंने जो है मान लो वीट ग्रो किया, किसी ने राइस ग्रो किया हुआ था, उसके पास राइस रखा हुआ है, मुझे वीट चाहिए तो मैंने क्या किया, उसको वीट दे दिया और उसने मुझे राइस दे दिया। अब मुझे कपड़ा चाहिए, क्लोथ चाहिए, जिसके पास क्लोथ है मैंने उसको अपना थोड़ा सा वेट दे दिया, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे साथ में अपना जो क्लोथ है वो दे दिया।
अब क्लोथ वाले ने क्लोथ बनाया, उसको शूज चाहिए, तो वो क्या करता था, जिसने शूज बनाए हुए हैं उसको अपना कपड़ा दे दिया, उससे उसने शूज ले लिया। ये सिस्टम था बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, गुड्स का गुड्स के बदले में एक्सचेंज होता है। यहाँ कोई भी, क्योंकि मनी जैसी चीज तो अस्तित्व में आई नहीं थी तब तक, तो वहां क्या होता था, गुड्स का गुड्स के बदले में एक्सचेंज होता। तो वो सिस्टम बहुत डिफिकल्ट सिस्टम था, उस सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, और उन डिफिकल्टीज के कारण ही मनी का जो है वो हमारे पास इन्वेंशन हुआ। अब वो डिफिकल्टीज क्या थी आपके पास मनी में, जो मनी से पहले बार्टर सिस्टम था। मान लीजिएगा मेजर ऑफ वैल्यू, हम कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज जो आज मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। अब मान लीजिएगा मैंने वीट ग्रो किया, और वीट के बदले में मुझे 10 गुड्स है वो परचेज करनी है बार्टर सिस्टम। मुझे लेना है चना, मुझे लेना है चावल, मुझे लेने हैं कपड़े, मुझे लेने हैं जूते, मुझे लेना है गरम मसाला एंड सो ऑन। मुझे इस तरह से बहुत सारी चीजें मेजर करनी। तो मुझे अपने वीट की जितनी चीजें मैं परचेज कर रही हूँ, मुझे अपने वीट की उतनी वैल्यूज जो है वो डिसाइड करनी है। 1 कटोरी गेहूं बराबर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी गेहूं बराबर 1 चम्मच गरम मसाला, 1 कटोरी गेहूं बराबर इतना मीटर कपड़ा। तो मुझे जो भी चीज मैं गेहूं के बदले में एक्सचेंज कर रही हूँ, वो सारी चीजों की मुझे गेहूं के रूप में वैल्यूज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। मनी का इन्वेंशन हुआ। आज मनी क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। आप कोई भी चीज ले रहे हैं, गेहूं 20 रुपए किलो, कपड़ा 200 रुपए मीटर, गरम मसाला 200 रुपए किलो, तो हर एक चीज की जो वैल्यू है वो मनी में मेजर हो जाती है। तो ये जो बार्टर सिस्टम था, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यूज मेजर करने में दिक्कत होती थी। स्टोर ऑफ वैल्यू जो हमने लिखा है, सेविंग करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो गुड्स होती है वो क्या होती है, पेरिशेबल होती है। आपने सेविंग की, लेकिन मान लीजिएगा आपने कोई चीज़ सेव करके रख रखी है, लेकिन वो चीज़ खराब हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि गुड्स तो पेरिशेबल होती हैं। तो आप कैसे सेविंग करोगे, आपकी सारी सेविंग खराब चलेगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेना देना। आज लेना देना बहुत आसान हो रहा है मनी से, लेकिन वहाँ क्या है, अगर मान लो मेरे पास गेहूं ज़्यादा है और मुझे कपड़ा चाहिए, तो मुझे एक पर्सन तो इजीली ऐसा मिल जाएगा जिसके पास कपड़ा ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हम बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप देखिए उसको गेहूं की जरूरत भी होनी चाहिए। जब मैं उससे एक्सचेंज कर रही हूँ तो मैं उसको गेहूं दूंगी अपना, और उससे कपड़ा लूंगी, तो उसके पास गेहूं की जरूरत उसको होनी चाहिए। अगर उसको गेहूं की जरूरत नहीं है तो वो मुझे कपड़ा क्यों देगा। उसे मान लो चावल की जरूरत है, तो वो एक ऐसा पर्सन ढूंढेगा जिसके पास चावल ज्यादा हो। तो यहाँ क्या हुआ, जो चीज मेरे पास नहीं है वो उसके पास होनी चाहिए, और जो चीज उसके पास नहीं है वो मेरे पास होनी चाहिए। ऐसे डबल कॉन्स्टेंट्स मिलने बहुत मुश्किल थे, तो बार्टर सिस्टम में ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल था। तो इन सबको देखते हुए मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी का इन्वेंशन होने में मनी डिफरेंट फॉर्म से पूछी है। आज हमारे पास जो मनी का फॉर्म है वो डिफरेंट है। उससे पहले हमारे पास मेटल मनी चली। मेटल मनी में जैसे सोने चांदी के सिक्के होते थे राजा महाराजाओं के जमाने में, उन्होंने सोने के जो सिक्के हैं वो छापे बनाए और बोल दिया कि ये मनी के रूप में इस्तेमाल हो। उसके बाद हमारे पास जो है जो कॉइन है, कॉइन के बाद हमारे पास पेपर मनी आई, जो हमारे पास आज है, जो पेपर फॉर्म में है। तो यहाँ मनी जो है जिस फॉर्म में हमारे पास ऐसी है, ऐसे नहीं है कि शुरू से ऐसी रही होगी। पहले बार्टर सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम के बाद में फिर मेटल मनी आई, और मेटल मनी के बाद आज हमारे पास पेपर मनी है। तो यहाँ मनी की 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको सिर्फ इसी इसमें जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है वही डेफिनेशन आपके पास यहाँ आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज। जो मनी का काम करे वही मनी। हमारे यहाँ मनी का काम रुपया कर रहा है, तो हमारे यहाँ रुपया मनी है। अमेरिका में मनी का काम डॉलर कर रहा है, डॉलर से वो एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बाद उससे वो मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू को, या वहाँ जो है वो सेविंग कर रहे हैं, तो इसलिए डॉलर वहाँ मनी है। तो मनी के मेन फंक्शन में हमारे पास क्या आता है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यहाँ सेल और परचेज करना, और जिसको आप मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इसके रूप में मेजर करते हैं। तो आपको ये 1 नंबर के लिए याद करना है। अब इस वाले चैप्टर में जो बड़ा कंसेप्ट है वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है पूरा कंसेप्ट जो चलेगा, जिसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई की डेफिनेशन हम देखेंगे। मनी सप्लाई क्या है? It refers to total stock of money held by the public
एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां हम ले रहे हैं टोटल स्टॉक ऑफ मनी। अब टोटल स्टॉक ऑफ मनी हमें पता होना चाहिए मनी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे यही करेंगे कि मनी में हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आज, अभी। इसलिए जो है हमने फर्स्ट यूनिट में नशे कम में स्टॉक एंड फ्लो किया था, तो वहाँ स्टॉक और फ्लो में हमने कुछ डेफिनेशंस की थी और मैंने कहा था ये कंसेप्ट आगे आपके सारे यूनिट्स में काम आएगा। अब आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट। अब ये डेफिनेशन से आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक या फ्लो। अब यहाँ हमने डेफिनेशन में लिखा है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेरिएबल मेजर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। तो इसलिए जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक वेरिएबल है। 1 मार्क में एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनी सप्लाई है वो क्या है, स्टॉक वेरिएबल है या वो फ्लो वेरिएबल है। तो याद रखना जो मनी सप्लाई है वो हमारे पास होता है स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि इसको हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। तो ये जो हम टर्म कर रहे हैं ये तो आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ मनी सप्लाई। अब इस मनी सप्लाई में आपके पास कई चीजें हैं। आपके पास हुआ जो टर्म है टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हेल्ड बाय द पब्लिक। 2 चीजें हैं, टोटल स्टॉक ऑफ मनी और पब्लिक। यहाँ पब्लिक का मतलब आम लोग, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, सब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ हम लेके चल रहे हैं। पब्लिक का मतलब सिर्फ आम जनता नहीं है। यहाँ पब्लिक का मतलब जो हम लेके चल रहे हैं, पब्लिक का मतलब यहाँ हमारे पास सब कुछ है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपके 1 मार्क के हैं। अब इस वाले चैप्टर में से जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो हम आगे कर रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, जो हमें पूरा करना है, जिसमें से एमसीक्यू में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं और पूरा 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये जो कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, ये कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उस सेंट्रल बैंक ने जो मेजरमेंट दिया है वो मेजरमेंट हम ले रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है M1। M1 की फुल फॉर्म मेजरमेंट 1, लेकिन इसको M1 ही लिख रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने इसके सिंबॉलिक फॉर्म यूज की है M1, और M1 की फुल फॉर्म है मेजरमेंट 1। आरबीआई ने 4 मेजरमेंट दिए हैं, M1, M2, M3, M4, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ मेजरमेंट 1 है तो मेजरमेंट 1 ही लिखेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं, तो वो जब बुक से पढ़ते हैं तो 4 मेजरमेंट याद करते हैं। आपके सिलेबस में जो है मेजरमेंट 1 ही है, इसलिए हम मेजरमेंट 1 ही कर रहे हैं। मेजरमेंट 1 में उन्होंने जो लिया मनी सप्लाई में 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट है C प्लस DD प्लस O। 3 कंपोनेंट लिए हैं। ये जो हमने कहा था टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई की डेफिनेशन में टोटल स्टॉक ऑफ मनी लिया था, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी में यही हमारे पास चीज है। अब ये क्या है? C फॉर करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इनको हम डिटेल में करेंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, OD अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो ये इसके 3 कंपोनेंट हैं, C, DD, OD। इनको हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, अभी आपको बताया था। सबसे पहले है C, करेंसी। हम करेंसी में क्या लेंगे? करेंसी का मतलब, जिसको हम आम भाषा में इसको करेंसी बोलते हैं और यहाँ भी हम इसको करेंसी ही बोल रहे हैं। करेंसी का मतलब लोगों के पास जो भी कॉइन और नोट, जो भी उनका स्टॉक होता है वो सारा इंक्लूड होता है करेंसी में। तो यहाँ C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और करेंसी में हम ले रहे हैं चाहे आपके पास किसी भी डोमिनेशंस के कॉइन हैं
ये आपके पास नोट हैं, जैसे कॉइन हमारे पास 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, इनके कॉइन है हमारे पास। और नोट 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500, 2000। तो इसमें हम सब ले रहे हैं, कोई भी कॉइन है और कोई भी पेपर नोट है। अब ये जो कॉइन और पेपर नोट हैं, इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास, कॉइन जो होता है किसी भी टोटल करेंसी का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, और जो पेपर नोट होते हैं वो किसी करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब अगर आप कॉइन और नोट में आप देखेंगे तो एक चीज याद रखना, एक नंबर में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया में जितने भी कॉइन्स हैं, कोई भी कॉइन है, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का, 2 रुपये का, या आपके पास 5 रुपये का, 10 का, 50 पैसे का सिक्का, जो भी कॉइन है, और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, ये इंडिया में जो मिंट किए जाते हैं, मतलब छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो बनाती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो भी नोट है, 2 रुपये का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, 1 रुपये के नोट के अलावा और सिक्कों के अलावा और जितने भी नोट हैं वो सारे नोट आरबीआई जो है उसको पब्लिश करता है, उसको मिंट करता है, उसको जारी करता है। और इस चीज को आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, 1 रुपये का नोट अगर घर में रखा है, सिक्का नहीं, नोट देखना, और 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट हैं। अब जब आप 1 रुपये का नोट देखेंगे तो 1 रुपये नोट के ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं लिखा होता, हमें लगता है एक नोट पे, क्योंकि 1 रुपये का नोट जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं। लेकिन अगर 1 रुपये का नोट घर में है तो आप उसको देखना, 1 रुपये के नोट के ऊपर भारत सरकार लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि 1 रुपये के अलावा कोई भी नोट है, 2, 5, 10, 50, 100, 2000, उसके ऊपर लिखा होता है आरबीआई। 1 रुपये के नोट में जो नीचे साइन होते हैं वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो अन्य नोट होते हैं, जितने भी नोट है, उनके ऊपर जो साइन होता है वो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार ऐसे पूछा जा सकता है कि हु मेड 1 रुपी नोट। तो जनरली हमारे दिमाग में सबके में क्या रहता है, अगर हम डिप्टी ना पढ़े कि जितने भी नोट है, नोट छापने का काम तो आरबीआई का, तो ये गलत हो जाएगा अगर उसका आंसर आपने आरबीआई दे। याद रखना, 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार जारी करती है। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है। करेंसी में हम क्या क्या ले रहे हैं, करेंसी में हम ले रहे हैं सारे कॉइन और सारे नोट, और आरबीआई सारे नोट पब्लिश करता है, जारी करता है, मिंट करता है, सिवाय 1 रुपये के नोट और सिक्कों के। अब ये जो है जो करेंसी है, जो हमने अभी बात की, जिनकी भी कॉइन और जो नोट हैं, इनको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, करेंसी को ही लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। लीगल टेंडर मनी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको कानूनी रूप से, लीगली रूप से जो गवर्नमेंट है इनको एज ए नोट, एज ए करेंसी यूज करने की परमिशन दे रही है। अपने आप में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप में वैल्यू होती तो आपने तो वो टाइम देखा है जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए, जैसे गवर्नमेंट ने उनके साथ अपना लीगल स्टेटमेंट है वो विड्रॉ कर ली कि ये नोट, भारत सरकार इनको नोट नहीं मान रही है, तो वैसे देखिए उन नोट ने अपनी वैल्यूज जो है वो खो दी, ट्रांजेक्शंस बंद हो गए। उन नोटों को सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन था, बैंकों में जाके चेंज करवाओ या अकाउंट में डिपॉजिट करो। लेकिन जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, लेना देना था, उसी दिन से जिस दिन से घोषणा हुई थी उससे अगले दिन से लेना देना तो इसमें बंद हो ही गया था, कोई ले नहीं रहा था 500-1000 के पुराने नोट। तो ये इनको हम जो करेंसी और नोट है इनको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कानूनी स्वीकृति, कानूनी जो एक्सेप्टेंस है, कानूनी रूप से लोग इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरकार ने इनको जारी किया है। अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मेटल मनी होती थी, मेटल मनी की अपने आप में भी वैल्यू थी, जैसे सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, तो सोने के सिक्के हैं, जब आप उनको मेल्ट करते थे तो कहीं ना कहीं जो आपके पास मेटल है, गोल्ड मेटल निकल ही जाता था।
सिल्वर के कॉइन को अगर आप मेल्ट करते तो सिल्वर निकल जाता था, लेकिन आजकल के जो नोट हैं वो सारे नोट आपके पास क्या है, केवल लीगल टेंडर है, रिप्रेजेंटेटिव है। 2000 रुपए का नोट इसलिए काम कर रहा है क्योंकि सरकार ने उसको 2000 रुपए की जो मान्यता है वो दी है। तो ये जो हमारे पास जितने भी आजकल करेंसी है वो सारी करेंसी हमारी लीगल टेंडर बनी होती है। उसके बाद है डीडी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। वर्ड आया है बैंक और ये यूनिट का नाम है मनी बैंक। तो थोड़ा सा यहाँ बैंक में अभी हम आगे भी बहुत डिटेल में करेंगे दूसरे चैप्टर में बैंकिंग के बारे में, लेकिन यहाँ जब वर्ड बैंक आया है और इस टर्म्स को समझने के लिए कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में दो बैंक होते हैं, एक बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक और एक होते हैं कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी देश में जनरली एक ही होता है और वो गवर्नमेंट बैंक होता है। जैसे भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट के द्वारा होता है, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। सेंट्रल बैंक के साथ आम पब्लिक का मतलब हम लोगों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप आरबीआई के ब्रांच में जाना चाहें तो आपको परमिशन नहीं मिल सकती आरबीआई के ब्रांच में जाने का। ये है सेंट्रल बैंक। दूसरा बैंक जो हमारे पास होता है, दूसरा बैंक हमारे पास होता है वो होते हैं कमर्शियल बैंक। हम लोगों का जिन बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन है वो सारे बैंक हमारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक। जैसे आप देखिए गवर्नमेंट बैंक में आपके पास हो गया पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे हैं गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक, इनको इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। उसके बाद है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट कमर्शियल बैंक। जैसे आपके पास हो गया HDFC, ICICI, ये बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहा है। येस बैंक था जो भी अभी उसके ऊपर स्कैंडल चल रहा है, येस बैंक। ये सारे बैंक हैं प्राइवेट कमर्शियल बैंक जिनको प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट जो पर्सन्स हैं उनका ग्रुप है वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। और तीसरे होते हैं फॉरेन कमर्शियल बैंक। जैसे आपके पास है बैंक ऑफ अमेरिका, वो आपका फॉरेन का बैंक है। तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं और हम लोगों का आजकल जिन बैंकों के साथ डीलिंग है वो सारे हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। और जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के हमारे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? यहाँ डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक का मतलब जनता, आम लोगों का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है, जिसको वो पैसा उनको मांगने पर मिल जाता है, वो है डिमांड डिपॉजिट। या आप इसको कहते हो कि जो अकाउंट ऐसे हैं जिनमें आपको चेक से आप पैसा निकाल सकते हो, वो सारा हमारा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसे देखिए एक है बैंक के पास करंट अकाउंट और एक आपने बैंक में किया है फिक्स डिपॉजिट। दोनों ही फॉर्म ऑफ डिपॉजिट है। एक तो करंट अकाउंट आपने खोला हुआ है और करंट अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, और एक दूसरा है आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया है अपने पैसे का। अब जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो आपको चेक से नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट के पैसे को आप डेली ट्रांजेक्शन में नहीं ला सकते हो। फिक्स डिपॉजिट आपने कुछ एक का फिक्स टाइम के लिए उसको डिपॉजिट कर दिया, जब वो फिक्स टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिएगा आपने 15 महीने के लिए कोई एफडी करवाई, अब आपके 15 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो जो 15 महीने आपके कंप्लीट हुए, तो 15 महीने कंप्लीट होने के बाद में आपके पास जब पैसा होगा, जब आप पैसा लेके आएंगे, कैश पैसा नहीं मिलेगा आपको, आपके अकाउंट में वो पैसा है। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को आप कभी भी ऑपरेट कर सकते हो, कभी भी कितने बार पैसे जमा करवाओ, कितने बार पैसे निकलवाओ, आप उस पैसे को चेक से निकलवा सकते हो, किसी को चेक को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो मेरा करंट अकाउंट में पैसा है और मुझे किसी दूसरे को पैसा देना है, तो वो पैसा मैं चेक से दूसरे को दे सकती हूँ, मतलब मैं उसको डिमांड करने पर उसको मांग सकती हूँ। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के पास आम जनता का, पब्लिक का वो पैसा जो वो डिमांड करने पर उनको वापस मिल जाता है, या आप कह सकते हो चेकेबल जो अकाउंट है, जिसको आप जिन अकाउंट से पैसा आप चेक से निकाल सकते हो, वो सारे डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन यहाँ कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा है, सारे पैसे को आप डिमांड डिपॉजिट में नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ये नहीं कि ऑल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये टर्म से यूज हुई है, हमारे पर टर्म क्या यूज हुई है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के पास जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो उसमें हम नहीं लेते। कमर्शियल बैंक के पास दूसरे कमर्शियल बैंक का जो पैसा रखा हुआ है
उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा रखा हुआ, उसको हम यहां नहीं लेंगे डीडी में। ऐसे डिपॉजिट को हम बोलते हैं इंटर डिमांड डिपॉजिट। 1 मार्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जब आप याद करेंगे तो इंटर डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन याद करेंगे। इंटर डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? एक कमर्शियल बैंक का पैसा जो दूसरे कमर्शियल बैंक के पास रखा होता है, उसे हम इंटर डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो इसमें हम डिमांड डिपॉजिट में इंटर डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करते। एक बार सीबीएसई में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटर डिमांड डिपॉजिट क्या है और उनको मनी फ्लो में हम मनी सप्लाई में इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। तो जो इंटर डिमांड डिपॉजिट है, इंटर डिमांड डिपॉजिट हमारा एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखा है उसको इंटर डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और ये जो मनी फ्लो है, क्योंकि ये पैसा कुछ काम तो आता नहीं है ट्रांजेक्शन करने के, बस बैंकों के पास दूसरे बैंक का रखा हुआ है, तो ये मनी फ्लो में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम मनी स्टॉक में या मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरी टर्म है यहाँ हमारे पास ओडी, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स, यहाँ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। यहाँ भी देखिए मैंने टर्म जो लिखी है ऑल डिपॉजिट विद आरबीआई नहीं लिखा हुआ है, मतलब आरबीआई के पास जो भी पैसा रखा है वो सारा नहीं ले रहे। हमने आरबीआई के पास जो पैसा रखा हुआ है, कुछ टाइप्स का जो पैसा रखा हुआ है वो हम यहाँ ले रहे हैं। अब आरबीआई के पास कौन कौन सा पैसा है जो हमने यहाँ लेना है? आरबीआई के पास देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा रखा जाता है, आरबीआई के पास देश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो पैसा रखा जाता है वो हमारे पास यहाँ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, सिडबी है, ये सारा जो पैसा है, इनका जो पैसा है वो रखा हुआ है हमारे पास। या ये देखिए एलआईसी का जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है। दूसरा इसमें जो देश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ होता है वो हम यहाँ लेते हैं। या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक का पैसा, जैसे मान लीजिएगा फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उसका पैसा अगर आरबीआई के पास रखा हुआ है वो हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो फिर आप ये कहें कि फिर इसमें रह क्या गया? इसमें दो चीजें जो आरबीआई के पास हैं, क्या? एक तो हमारे देश की गवर्नमेंट का जो पैसा रखा हुआ है, और एक हमारे देश के कमर्शियल बैंक का जो पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है उसको हम इसमें नहीं लेते हैं। तो ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसको हम क्या ले रहे हैं कि इसमें आरबीआई के पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस। बैंक वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो दो फंक्शंस मेन परफॉर्म करता है, एक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और दूसरा लोगों को लोन प्रोवाइड करें। जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है उसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे आप एलआईसी देखिए, एलआईसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी हमसे पैसे तो डिपॉजिट करवा रहा है लेकिन एलआईसी हमें लोन नहीं देती। आप ये बोलो नहीं हमने तो एलआईसी से लोन लिया हुआ है। एलआईसी से लोन वही ले सकता है जिसने एलआईसी में डिपॉजिट करवाया हुआ है कि मेरी जो पॉलिसी है वो मैच्योर होने वाली है 1-2 साल पहले, मेरे काफी पैसे एलआईसी के पास जा चुके हैं, तो एलआईसी मेरे डिपॉजिट के अगेंस्ट मुझे लोन दे देगी। लेकिन अगर मैंने एलआईसी की कोई पॉलिसी परचेज नहीं कर रखी है और मैं एलआईसी से लोन मांगूं तो एलआईसी मुझे लोन नहीं देगी। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में अगर मेरा पैसा जमा ही है तो फिर मुझे क्या जरूरत है लोन लेने की? अब कमर्शियल बैंकों में जब हम लोन लेते हैं तो हमारा पैसा वहाँ जरूरी नहीं है कि हमारा पैसा वहाँ जमा होगा, तो वो लोन देने का काम किसी अलग पर्सन को करते हैं और डिपॉजिट कोई और करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए बैंक, ऐसे आप देखिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, और साथ में टीवी में ऐड देखते हो जो कोर्ट के अगेंस्ट लोगों को लोन देते हैं, नाम याद आ गया होगा, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वो सिर्फ लोन देने का काम करते हैं, लोगों के अकाउंट वगैरह नहीं खोलते, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक नहीं। तो इसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा ले रहे हैं, देश के कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जो है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से सी अलग से, डीडी अलग से, ओडी अलग से। डीडी में आपसे इंटर डिमांड डिपॉजिट अलग से पूछा जा सकता है, ओडी में आपसे अलग पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लें, 4 मार्क्स में ना पूछा जाए तो कंपोनेंट में सिर्फ आप दे सकते हो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, सिर्फ नाम दे दीजिए। लेकिन अगर 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसके पूरे जो 3 कंपोनेंट हैं, ये 3 कंपोनेंट जो मैंने लिखे हुए, तीनों कंपोनेंट को डिटेल में आप इसको लिखेंगे, डिटेल में हम इसमें लिखेंगे। अब क्वेश्चन इसी से आता है हु सप्लाई मनी इन इंडिया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हु सप्लाई मनी इन इंडिया, या और करके क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है? अब इंडिया में मनी सप्लाई करने के लिए 2 इंस्टीट्यूशन तो यहाँ आपके पास आई गए हैं, अभी बताया है, एक है आरबीआई और दूसरा है आपके पास इंडियन गवर्नमेंट, और तीसरा जो है वो होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई करते हैं। अगली वीडियो में हम इसमें डिटेल में करेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करते हैं। यहाँ सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं कि जो इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है, तो इंडिया में जो मनी सप्लाई करता है, इंडिया में मनी सप्लाई करने वाले 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट, सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट, आरबीआई 2, 5, 10, 50, 100, 500, 2000 के नोट, और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा मनी सप्लाई करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में क्या डिफरेंस है। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, या इसका दूसरा नाम है मनी बेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाई पावर्ड मनी और मनी में क्या डिफरेंस है। हाई पावर्ड मनी, जो ये हमने ऊपर कंपोनेंट लिए हैं, ये तो मनी है जिसको हमने CDTO लिया है। हाई पावर्ड मनी में हम कुछ और कंपोनेंट लेते हैं। और कंपोनेंट क्या है हाई पावर्ड मनी में? हमारे पास C सेम है हाई पावर्ड मनी में, और OD सेम है हाई पावर्ड मनी में। C और OD ये कंपोनेंट सेम है। जो कंपोनेंट चेंज है वो है DD। वहां M1 में DD आ रहा है और हाई पावर्ड मनी में कुछ और आएगा। हाई पावर्ड मनी में DD में हमने कहा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो हमारे मनी सप्लाई में इंक्लूड हुए थे। हाई पावर्ड मनी में हम क्या करेंगे, हाई पावर्ड मनी में हमारे पास जो कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट है वो हम लेंगे। टोटल डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट आ गए, फिक्स डिपॉजिट आ गए, इंटर डिमांड डिपॉजिट आ गए, कमर्शियल बैंकों का जो आरबीआई के पास पैसा रखा है वो आ गया। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई में जो डिफरेंस है वो सिर्फ डीडी का डिफरेंस है। जब हम मनी सप्लाई ले रहे हैं तो मनी सप्लाई में सिर्फ हम लेते हैं डिमांड डिपॉजिट, जबकि हाई पावर्ड मनी जो हम ले रहे हैं, हाई पावर्ड मनी जो मनी है वो मनी सप्लाई के ऊपर नहीं है, वो उससे थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। हाई पावर्ड मनी में हम जो ले रहे हैं कमर्शियल बैंकों के सारे डिपॉजिट हम इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो आरबीआई के पास रखे हैं, चाहे वो दूसरे बैंकों के पास रखे हैं, चाहे किस जनता के पास किसी भी फॉर्म में है, वो सारे हमारे पास हैं हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी की आपके पास जो है एक डेफिनेशन आपसे 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि हाई पावर्ड मनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, या आपके पास डिफरेंस पूछा जा सकता है कि मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब देश में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है, लेकिन देश में प्रोडक्शन है नहीं। तो मनी सप्लाई अगर प्रोडक्शन से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, देश में जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है
ज़्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, इन्फ्लेशन लगातार प्राइस इंक्रीज हो। लेकिन अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है कंपैरिजन टू प्रोडक्शन, देश में प्रोडक्शन तो है लेकिन लोगों के पास पैसा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मनी सप्लाई इज लेस देन प्रोडक्शन, तो इस इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इस इकोनॉमी में आ जाता है डिफ्लेशन। उससे क्या आएगा आपके पास, डिफ्लेशन। तो ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन इकोनॉमी में ना आए। तो ये हमारा जो मनी है, मनी वाला चैप्टर, यूनिट हमारी है मनी और बैंकिंग, इसमें हमारे पास है मनी वाला चैप्टर। इस मनी वाले चैप्टर में आपको बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, आपके सिलेबस में इतना ही है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो सिर्फ जो पढ़ना चाहो तो और क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो लर्न करना है, लर्न करने के लिए आपको यही टॉपिक जो मैंने करवाए हैं, यही टॉपिक आपको इसमें करने हैं। तो ये हमारा मनी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बैंकिंग।